अच्छा आप सुनो, पिछले टर्न पे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया, डिस्टेंस फार्मूला देख लिया, सेक्शन फार्मूला देख लिया। डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला की मदद से इन सेंटर सेंट्रोइड इनके कोऑर्डिनेट देख लिए, कोई खास बात नहीं है। अच्छा उसके बाद डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, यहां समझाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी बहुत अच्छे समझा चुके थे। फिर भी उस पर अपन ने कुछ क्वेश्चन लिए। अब जो है अब अपन और क्वेश्चन लेंगे। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन अपन कर चुके थे, बिल्कुल सही। अब आइए हम और सवाल लेंगे। हाँ यस, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पर बेस्ड कुछ और बहुत अच्छे सवाल हैं, क्योंकि 3D में इनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए, इसलिए अपन इन पर बेस्ड कुछ और सवाल लेंगे। 1 मिनट लगाएं, पहले सब बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर मैं जो है इसको करूंगा। 1 मिनट लगा के सवाल पढ़िए। हाँ, पिछले टर्न पर भी अपन ने एक ऐसा सवाल किया था। अब यहां पर 3 वेरिएबल, कौन कौन से, एल, एम और एन, ये 3 वेरिएबल आ गए हमारे पास। एल एम एन 3 वेरिएबल निकल के आ गए, ठीक है। एल एम एन, अब 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, तो तीसरी इक्वेशन कहां पर है? पिछले टर्न पर भी समझाया था कि एल एम एन चूंकि डायरेक्शन कोसाइन है, तो एक इक्वेशन आपको गिवन है 2l प्लस 2m माइनस एन इक्वल टू 0, और दूसरा mn प्लस nl प्लस एल एम इक्वल टू 0, और तीसरा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तीसरी इक्वेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन निकल के आ जाती है। अब एक बार मैंने पहले वेक्टर के अंदर एक क्वेश्चन करवाया था, लेकिन वही चीज मैं यहां पर फिर दोहरा देता हूं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना ज्यादा इजी है कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना ज्यादा इजी है। ऑब्वियस सी बात है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना इजी है। इससे पहले भी अपन ने एलिमेंट का एक सवाल लगाया था, लेकिन उसके अंदर इक्वेशन सस्ती थी, यहां सस्ती नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में। आमतौर पर डायरेक्शन कोसाइन से नहीं खेलना चाहिए, आमतौर पर हमें हमेशा डायरेक्शन रेशियो से ही खेलना चाहिए, क्योंकि आपका मेन मकसद क्या है? एंगल बिटवीन 2 लाइंस, दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना। अब वेदर आपको दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन पता हो, वेदर आपको दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो पता हो, आप दोनों ही स्थितियों में एंगल तो निकाल सकते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन में 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन बनेंगी, डायरेक्शन रेशियो में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगी। चलिए बात करते हैं। एलिमेंट अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो इनका रेशियो ले लें, तो L इज टू M इज टू N, ये डायरेक्शन रेशियो बन गया, ये डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन रेशियो। फायदा क्या है? N से अगर डिवाइड कर दें तो L बाई N इज टू M बाई N इज टू 1, ये डायरेक्शन रेशियो है हमारे पास। L बाई N को X कह देंगे, M बाई N को Y कह देंगे, तो हमारे डायरेक्शन रेशियो X इज टू Y इज टू 1, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो आ गए, X इज टू Y इज टू 1। इसमें कोई खास बात नहीं। इसका बेनिफिट क्या? इसका बेनिफिट बच्चों ये है कि हमें तीसरी इक्वेशन का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम केवल इन 2 इक्वेशन से ही काम चला लेंगे। देखो कैसे? पहले वाली इक्वेशन को n से डिवाइड कर दो, अगर पहले वाली इक्वेशन को n से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 2l बाय n प्लस 2m बाय n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब l बाय n को x कह देंगे, m बाय n को y कह देंगे, तो 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक रिश्ता आ गया x प्लस वाई इक्वल टू हाफ। ये हमने पहली इक्वेशन से रिश्ता निकाला। दूसरी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो m बाई n आ जाएगा, l बाई n आ जाएगा, l बाई n इंटू m बाई n इक्वल टू 0। अब देखो l बाई n को x कह दिया, m बाई n को y कह दिया, तो m बाई n को y कह दिया y, प्लस l बाई n को x कह दिया x, प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये निकल के आ गया। x प्लस वाई की वैल्यू हाफ आ गई, तो यहां से x इंटू वाई की वैल्यू माइनस हाफ निकल के आ गई। देखो कितनी इजी इक्वेशन बन गई कि x प्लस वाई हाफ आ जाए और x इंटू वाई माइनस हाफ आ जाए। क्लियरली इन दोनों से देखकर हम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं x प्लस वाई हाफ आना चाहिए, या तो x1 और x प्लस वाई माइनस एफ इंटू वाई माइनस हाफ आना चाहिए और हाफ आना चाहिए, और y माइनस हाफ, ये x की वैल्यू माइनस हाफ
और y की वैल्यू 1। लीजिए, देखो इन तीन को देखो, अभी हम LMN लगा के इन तीनों को सॉल्व करते हैं, तो आप विचार करिए क्या भयानक बात बनती। लेकिन ये x प्लस वाई एक्स इंटू वाई ये निकल के आ गया। ओके, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, x इज टू वाई इज टू 1, यानी 1 इज टू माइनस हाफ इज टू 1, और दूसरा डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, माइनस हाफ इज टू 1 इज टू 1। अब आपको दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता, तो इनके बीच का एंगल भी पता, तो आइए एंगल निकाल लें। दिस इंटू दिस, 1 इंटू माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 निकल के आ जाती है। ध्यान देखिए, 1 इंटू माइनस हाफ आ जाएगा, फिर माइनस हाफ इंटू 1, फिर माइनस हाफ आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा 0 निकल के आ गया। यानी ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन कोसाइन से तभी खेले जब इक्वेशन बहुत इजी हो, अदरवाइज ज्यादा बेहतर रहेगा कि डायरेक्शन कोसाइन को आप हर बार कन्वर्ट कर लें डायरेक्शन रेशियो में। कॉपी कर लीजिए। अब सुनो एक और क्वेश्चन वैसा ही, इफ टू स्ट्रेट लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइन, वापस से इसने बोला डायरेक्शन कोसाइन LMN है, तो मैंने बोला भैया डायरेक्शन कोसाइन से खेलना ही नहीं है, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर नहीं लिखा हुआ है, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन से कभी नहीं खेले। तो LMN सेटिस्फाई दिस एंड दिस, तो AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0 और FMN प्लस GNL प्लस HLM इक्वल टू 0, ये आ गया। डायरेक्शन कोसाइन चूंकि LMN है तो इनका रेशियो ले लें, तो L इज टू M इज टू N, ये आ गए डायरेक्शन रेशियो। N से डिवाइड कर दें तो L बाई N इज टू M बाई N इज टू 1, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गया। L बाई N को फिर से x y, यानी x इज टू y इज टू 1। देखो कैसे हम लोग डायरेक्शन रेशियो से खेलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइन से खेलने का मतलब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल से खेलना, और डायरेक्शन रेशियो से खेलने का मतलब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से खेलना, जो कि इजी है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू स्ट्रेट लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन LMN सेटिस्फाई दिस एंड दिस। ठीक है, आर परपेंडिकुलर, साबित करना है कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए। चलो देखें कैसे करेंगे। सुनो, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर मुझे 2 डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे, एक तो x1 इज टू y1 इज टू 1 मिलेगा, दूसरा x2 इज टू y2 इज टू 1 मिलेगा। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमको 2 डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे, मिल गए 2 डायरेक्शन रेशियो। अगर परपेंडिकुलर हैं, ध्यान से सुनना, अगर परपेंडिकुलर हैं, इफ परपेंडिकुलर, तो क्या होना चाहिए, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए अगर परपेंडिकुलर है ना, ये डॉट भी 0। तो मेरे मन में लगातार ये बात आ रही है कि x1 और x2 को अलग अलग मैं नहीं ढूंढूंगा, मैं x1 इंटू x2 ढूंढूंगा, मैं y1 और y2 को अलग अलग नहीं ढूंढूंगा, मैं y1 इंटू y2 ढूंढूंगा। चलो कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन को n से डिवाइड कर दीजिए, तो a इंटू एल बाई एन प्लस b इंटू एम बाई एन प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है तो इसको n स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो f इंटू एम बाई एन प्लस जी इंटू एल बाई एन प्लस h इंटू एल बाई एन इंटू एम बाई एन इक्वल टू 0। एम बाई एन को हमने y किया है, कहा है, तो एफ वाई प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0। ये लीजिए, हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। अच्छा, मेरे मन में विचार क्या आ रहा है कि x1 x2 अलग से निकालने में नॉट इंटरेस्टेड, y1 y2 अलग से निकालने में नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली परपेंडिकुलरिटी दिखानी है, मुझे तो अल्टीमेटली x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस 1 0 होना चाहिए अगर लाइंस परपेंडिकुलर है। तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं x1 इंटू x2 निकालने में और y1 इंटू y2 निकालने में। चलिए कोशिश करते हैं।
एक बार 1 और 2 की मदद से एक बार हम x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट लाएंगे, एक बार हम y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट लाएंगे और बात बन जाएगी। चलिए, अगर x में क्वाड्रेटिक बनाना है तो आइए देखें कैसे x में क्वाड्रेटिक बनेगी। x की वैल्यू यहां से बाई 1, y की वैल्यू -ax - c अपॉन b आ गई, और y की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं बाई 2। 2 से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -gx -gx और -gx आ गए f -hx। ये दोनों से y की वैल्यू जगह ज्यादा चाहिए, क्वेश्चन बड़ा है, इक्वेट कर दें तो ax प्लस c अपॉन b इज इक्वल टू gx इंटू f -hx। बहुत बर्बाद। चलिए, अच्छा, f -hx माइनस माइनस कट गया, बिल्कुल सही। एक बार चेक कर ले, कैलकुलेशन एरर ना हो रही हो, फालतू बाद में पछताना पड़े। -x - c होल अपॉन b सही है। यहां से y की वैल्यू -gx f -hx, बिल्कुल सही, मामला सेट। इक्वेट कर दिया, माइनस माइनस कट गया, ax प्लस c अपॉन b gx। चलिए, ये मामला सेट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ax प्लस c इंटू f -hx इज इक्वल टू gbx, ये निकल के आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें तो axf प्लस cf माइनस ahx स्क्वायर माइनस chx माइनस gbx। तो यहां से माइनस ahx स्क्वायर प्लस x इंटू af माइनस ch माइनस gb प्लस cf इक्वल टू 0। तो यहां से x1 इंटू x2 c बाई ए माइनस cf अपॉन ah। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन हमने x1 इंटू x2 निकाल लिया। अब y1 इंटू y2 भी ऐसे घिसोड़पंती करके निकलेगा। तो बाई 1 हम लोग x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अगर 1 से हम लोग देखें तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? अगर 1 से हम लोग देखें तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? कहां भाग गया? 1 1 1 1 हो रहा। x की वैल्यू आ जाएगी -by माइनस सी होल अपॉन a। और अगर बाई 2 हम लोग देखें तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? -fy होल अपॉन, अब fy उधर चला गया, x कॉमन ले लें तो g -hy, तो ये लीजिए, तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है। हैंग बड़ा करता है। अच्छा, ये आ गया निकल के, ये आ गया। इक्वेट कर दें तो इक्वेट करेंगे तो by प्लस सी होल अपॉन ए इज इक्वल टू fy अपॉन g माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो by प्लस सी इंटू g माइनस hy इज इक्वल टू a ऑफ y। तो कुल मिला के अगर y1 इंटू y2 की बात करें तो कांस्टेंट टर्म gc आ जाएगा अपॉन y स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस hb आ जाएगा। ये लीजिए, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए x1 x2 माइनस cf अपॉन ah प्लस y1 y2 gc अपॉन माइनस hb प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से कुछ का आ रहा है, बल्कि इसको 1 को उधर ले जाएं तो 1 इज इक्वल टू cf अपॉन ah प्लस gc अपॉन hb। तो h बाई सी से मल्टीप्लाई कर दें तो h बाई सी इज इक्वल टू f बाई ए प्लस g बाई बी। क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी? आओ देखें, क्वेश्चन बड़ा हो गया। f बाई ए प्लस g बाई बी प्लस h बाई सी 0। कहीं कुछ छोटा मोटा एरर हो रहा है क्या? -ax माइनस सी, तो माइनस माइनस कट गया। तो एक मिनट रुके, यहाँ पर x का कोफिशिएंट तो -cf अपॉन ah और माइनस जो है, एक मिनट कुछ गड़बड़ा कर दिए हैं क्या? अच्छा, सेकंड इक्वेशन। अच्छा, y की वैल्यू माइनस gx f माइनस hx, सही तो है y की वैल्यू? तो माइनस माइनस कट जाएगा,
इसमें कहां गड़बड़ हो रही है? एफ प्लस एच एक्स है, प्लस आएगा ना, वाई की वैल्यू में ही गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो एफ प्लस एच एक्स हम कर लेंगे, तो एफ प्लस एच एक्स ये प्लस हो जाएगा, और बिल्कुल सही है, भी प्लस हो जाएगा, तो ये सारी चीजें प्लस आ जाएंगी, माइनस रहेगा, तो हो गया, बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। यहां पर भी अच्छा सेम मिस्टेक हमने दोबारा कमिट कर दी, इसको प्लस ले लें, अच्छा उधर ले जाने के चक्कर में, तो यहां प्लस आएगा, बिल्कुल यहां प्लस आएगा, प्लस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर तो उत्तर आ ही गया, ये दोनों प्लस प्लस रहेंगे, इसको मिटा देते हैं, तो ये दोनों प्लस प्लस रहेंगे, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? एच बाई सी से, तो एफ बाई ए प्लस जी बाई बी प्लस एच बाई, कहना ही पड़ेगा हमको, हैंस प्रूव्ड। एक मिनट रुक जाए, एफ बाई ए जी बाई बी एच बाई सी, एफ बाई ए जी बाई बी, बिल्कुल सही, कॉपी कर लीजिए। अब सुनो सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से, अपन ने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से काफी खेल लिया, यहां पर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्शन कोसाइन का यूज है वो सिर्फ दिशा बताने के लिए है, डायरेक्शन बताने के लिए है बस। अगर आई कैप डायरेक्शन है तो 2i कैप भी वही डायरेक्शन है, 3i कैप भी वही डायरेक्शन है, 4i कैप भी वही डायरेक्शन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसलिए जैसे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो अगर उनमें आप कोई कॉमन फैक्टर काट दें या किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको 3D के चैप्टर में यह बात बैठानी है कि दो चीजें हैं, पोजीशन और डायरेक्शन। 3D के अंदर पोजीशन और डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, और पोजीशन के लिए तो खैर उसका कोऑर्डिनेट सीधे। ओके, तो भैया हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ लिया 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट नंबर 2 उसके अंदर पढ़ लिया डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 3 पढ़ लिया डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। अब हम बात करेंगे आज पॉइंट नंबर 4 की, प्लेन्स इन 3D। अब मैं आपको 3D, देखो हमको 3 डायमेंशन में ज्यादा ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, हमको 3 डायमेंशन में 2 ही ज्योमेट्री पढ़नी है, कुल मिला के 3 कह लो, पॉइंट लाइन और प्लेन। तो पॉइंट तो पढ़ ही लिया, लोकेशन डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, लाइन और प्लेन 2 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले प्लेन पढ़ेंगे, प्लेन इजी है, और फिर लाइन। अच्छा वेक्टर में जरा प्लेन को देखो, वेक्टर में जरा प्लेन को देखो, आर डॉट ए आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये होती है वेक्टर में प्लेन की इक्वेशन। ये कौन से प्लेन की इक्वेशन है? ये ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जिस पर एक पॉइंट है ए वेक्टर और जिसका नॉर्मल है एन वेक्टर। ये एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन होती है जिस पर एक पॉइंट है ए वेक्टर और जिसका नॉर्मल है एन वेक्टर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ऑन विच अ पॉइंट लाइज। वैसे मैंने आपको समझाया था कि प्लेन की इक्वेशन कैसी होगी, आर वेक्टर माइनस पॉइंट ऑन प्लेन डॉट नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इक्वल टू 0, आर वेक्टर माइनस पॉइंट ऑन प्लेन डॉट नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इक्वल टू 0। यह है प्लेन की इक्वेशन। अब जरा ध्यान दो, मान लीजिए प्लेन पर पॉइंट है x1 y1 z1, अगर प्लेन पर पॉइंट x1 y1 z1 है यानी ए वेक्टर आ जाएगा x1 i कैप y1 j कैप z1 की, और मान लेते हैं प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और किसी भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हम हमेशा लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हम लेते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब जरा इसी को 3D में लिखने की कोशिश करो, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, ये दिखाई पड़ेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आर वेक्टर माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप, और इस पूरे का डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के साथ 0। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। पूरी तरह 3D में आ गई, यानी इसको लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन इक्वल टू 0। अब ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन, इसको कोई डी कह दो, क्या कह दो इसको? डी, क्या कह दो इसको? डी, डी कह दिया तो ये इक्वेशन निकल के आ जाती है
ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यहां से सुनना कि एनी लीनियर इक्वेशन गिव्स प्लेन इन 3D। कोई भी लीनियर इक्वेशन 2D में लाइन और 3D में प्लेन देगी। ये है जनरल इक्वेशन, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। एक्स वाई जेड में कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या देगी? आपको प्लेन देगी। एक्स वाई जेड में कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या देगी? आपको प्लेन देगी। कोई भी लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, कोई भी लीनियर इक्वेशन दिख गई आपको मिलेगा प्लेन। इसे हम कह देते हैं फॉर्म 1। यह है प्लेन का फॉर्म 1 और यहीं पर छुपा हुआ है प्लेन का फॉर्म 2। अगर प्लेन पर एक पॉइंट पता x1 y1 z1 और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता। अब देखो नॉर्मल वेक्टर का मतलब नॉर्मल वेक्टर बता दें, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बता दें, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बता दें, कुछ भी बता दें, तो खट प्लेन की इक्वेशन a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। देखो अभी दो फॉर्म हमने डिस्कवर किए, दो फॉर्म। प्लेन की बहुत सारी फॉर्म है, ध्यान देनी है, पर सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन देखो। कोई भी लीनियर इक्वेशन 3D में प्लेन देती है, कोई भी लीनियर इक्वेशन 3D में प्लेन देती है, कोई भी लीनियर इक्वेशन 3D में क्या देगी? प्लेन। एनी लीनियर इक्वेशन इन 3D गिव्स अ प्लेन। ये जनरल फॉर्म, जैसे जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इन 2D होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हर लीनियर इक्वेशन 2D में लाइन देती है, वैसे हर लीनियर इक्वेशन 3D में प्लेन देगी। कोई भी लीनियर इक्वेशन आप ले लीजिए, तो यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 क्या देगा? प्लेन। इतना ही नहीं, यहां पर देखिए, अगर प्लेन पर पॉइंट पता x1 y1 z1, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता, चाहे डायरेक्शन कोसाइन बता दे, चाहे डायरेक्शन रेशियो बता दे, चाहे सीधे नॉर्मल वेक्टर ही बता दे, तो प्लेन की इक्वेशन a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 आएगी निकल के। ये ध्यान रखना है फॉर्म 2। अब इसके अंदर खास बात क्या है, यानी भाई साहब अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली यही मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन इन 3D। कॉपी करें तो आगे बढ़ेंगे। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन 3D में प्लेन देगी। जैसे मान लीजिए कोई भी लीनियर इक्वेशन, जैसे मान लीजिए x प्लस 2y प्लस 3, यही इक्वेशन 2D में लाइन है, इन xy प्लेन इट इज लाइन, लेकिन इन 3D इट इज प्लेन। ध्यान रखना, एक्स वाई जेड में कोई भी लीनियर इक्वेशन प्लेन देगी। अब ये प्लेन कैसा होगा, कहां से निकलेगा? ये प्लेन कैसा है गुरुजी, इसमें तो जेड ही नहीं है। सारी बातों के सवाल के जवाब अब आएंगे। आइए थोड़ा सा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इस प्लेन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। सबसे पहले प्लेन को देखते ही दिखना चाहिए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। प्लेन को देखते ही दिखना चाहिए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स आई कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई जे कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड के कैप। यह बात आप यहां से भी पुष्टि कर सकते हैं, पिछले बोर्ड से भी। देखो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है वो और कुछ नहीं होता, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ही होता है। यानी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के। सबसे पहले ये चीज बिल्कुल प्लेन को देखा कि दिखा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आई कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई जे कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड के कैप। ये हो गया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। दूसरी चीज, ये प्लेन एक्स एक्सिस को कहां काटता है? कट्स एक्स एक्सिस एट, या जिसको हम एक्स इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। भैया
जहां पर भी एक्स एक्सिस को काटेगा वाई और जेड दोनों जीरो होंगे, तो वाई को भी जीरो रख दें, जेड को भी जीरो रख दें, तो एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस डी बाई ए, दैट इज passes through माइनस डी बाई ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। भैया इस पॉइंट से प्लेन पास होता है, यकीन ना है तो पॉइंट रख के देख लो। अच्छा इतना ही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये प्लेन वाई एक्सिस को कहां काटता है, और उसी चीज को हम वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं। जहां पर भी वाई एक्सिस को काटेगा एक्स और जेड जीरो होगा, तो माइनस डी बाई बी, दैट इज, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह प्लेन पास करता है जीरो कॉमा माइनस डी बाई बी कॉमा जीरो। अच्छा इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कट्स जेड एक्सिस एट, जेड एक्सिस को हम जेड इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। कहां पर कट करता है, माइनस डी बाई सी, दैट इज पासेस थ्रू जीरो कॉमा माइनस डी बाई सी। प्लेन को देखते ही दिखना चाहिए उसका नॉर्मल वेक्टर, प्लेन को देखते ही दिखना चाहिए उसका एक्स इंटरसेप्ट, उसका वाई इंटरसेप्ट, उसका जेड इंटरसेप्ट। कॉपी करिए। तो प्लेन के बारे में दो तीन चीजें हम लोग जान गए। एक तो प्लेन को देखते ही प्लेन का नॉर्मल वेक्टर समझ गए, और दूसरा प्लेन को देखते ही प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट समझ गए। प्लेन के अभी अपन ने दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखी। आओ थोड़ा पहले प्लेन से ही खेलते हैं। प्लेन की अभी तक हमने दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखी है। प्लेन की दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या देखी है अपन ने, एक तो जनरल फॉर्म देख ली कि भैया कोई भी लीनियर इक्वेशन प्लेन दे देगी, कोई भी लीनियर इक्वेशन प्लेन दे देगी, पहली चीज तो ये देख। दूसरी क्या देख ली कि अगर प्लेन पर एक पॉइंट है x1 y1 z1, अरे देखो ना, प्लेन पर अगर एक पॉइंट है x1 y1 z1 और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है a is to b is to c, यानी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, तो प्लेन की इक्वेशन है x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये निकल के आ गई हमारे पास। आइए अब जरा प्लेन को और गौर से देखें, प्लेन को और ध्यान से देखें। चलिए प्लेन के बारे में और बातें करेंगे, और बातें समझेंगे। प्लेन के बारे में मान लीजिए कुछ रिजल्ट्स ऑन प्लेन की बात करते हैं। रिजल्ट्स ऑन प्लेन, कुछ छोटे मोटे रिजल्ट हैं प्लेन पर, उनकी बात करते हैं। मान लो एक प्लेन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। रिजल्ट्स ऑन, अब सबसे पहले मैं रिजल्ट वन की बात कर रहा हूं। टू प्लेन्स, अगर दो प्लेन्स गिवन हैं तो उनसे क्या क्या रिजल्ट पूछे जा सकते हैं। ये दो प्लेन्स गिवन हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, ये दो प्लेन्स गिवन है। आइए इन दो प्लेन्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करें। सबसे पहले इस प्लेन को देखते हैं, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भैया कितना, a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप। इस प्लेन को देखते हैं भैया, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना, a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। चलिए दो प्लेन्स के आ गए, ठीक है। सबसे पहले इन प्लेन्स के बीच में एंगल कितना होगा, वही जो उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में होता है, यानी कहने का मतलब n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2, जो कि निकल के आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये लीजिए, ये निकल के आ गया। यहां से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों प्लेन्स पैरेलल होंगे अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां से मैं कह सकता हूं कि दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। अच्छा यहां से एक बात और कही जा सकती है स्टार करके, दैट इज एनी प्लेन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 कैन बी टेकन एज ax प्लस by प्लस cz प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये लीजिए, अगर एक प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन मानना है तो बस कांस्टेंट हमको चेंज करना है।
ध्यान से देखिए, अगर एक प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन मानना है तो बस कांस्टेंट टर्म को चेंज करना है। अगर एक प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन मानना है तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म को चेंज करना है। तो यहां पर एक छोटा सा रिजल्ट मैंने बताया कि अगर आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है तो आप उन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। एंगल क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि प्लेन देखते ही हमको दिखता है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर हैं कि क्या एंगल है ले सकते हैं। एक और बात, अगर प्लेन गिवन है और प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन मानना है तो बड़े आराम से मान सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। प्लेन के बारे में जान लिया। अगर हम ध्यान से वेक्टर को भी देखें तो मतलब मन में पहले समझा लीजिए, जैसे सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए हम सिर्फ दो चीजें ढूंढते हैं। कौन सी दो चीजें? सेंटर और रेडियस। वैसे ही प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हम हर बार दो ही चीजें ढूंढते हैं। क्या? पॉइंट ऑन प्लेन एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। ओके, ये हमने प्लेन को समझ लिया है थोड़ा सा। अब हम समझेंगे लाइन को, लाइन इन 3D। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं लाइन इन 3D। उसके बाद बस इन दोनों से खेलेंगे लाइन इन 3D के बाद। सबसे पहले लाइन इन 3D को देखें। अच्छा, वेक्टर में लाइन कैसी दिखाई पड़ती है? देखो, वेक्टर में लाइन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब मैंने वेक्टर पढ़ाते वक्त भी बार बार दोहराया था कि लाइन की कोई इक्वेशन नहीं होती, ये इक्वेशन हो भी नहीं सकती, क्योंकि लाइन जो है वो सब स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है। सब स्टैंडर्ड शब्द का मतलब होता है जैसे 2 डायमेंशन में आप 1 डायमेंशन को लिख सकते हो, वैसे 3 डायमेंशन में आप 2 डायमेंशनल चीज को लिख सकते हो। लेकिन जैसे ही 1 डायमेंशनल या 0 डायमेंशन लिखोगे तो इक्वेशन नहीं बनती। खैर जाने दो, ये आर वेक्टर, ये लाइन है, ये लाइन पर पॉइंट है, कोई नई बात नहीं है। और ये लाइन के पैरेलल वेक्टर है, अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन। और आर वेक्टर तो जनरल पॉइंट है, तो आर वेक्टर को हम लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मान लेते हैं लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 z1 है, और मान लेते हैं वेक्टर इसके पैरेलल a:b:c, डायरेक्शन रेशियो दे दिए। तो ये आपको दिखाई पड़ेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। पॉइंट, अच्छा लाइन के लिए भी दो ही चीजें चाहिए, लाइन पर एक पॉइंट, लाइन के पैरेलल वेक्टर। प्लेन के लिए भी दो ही चीजें चाहिए, प्लेन पर एक पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। और लाइन के लिए दो चीजें, लाइन पर पॉइंट और लाइन के पैरेलल वेक्टर। अब कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। आई कैप को अगर कंपेयर करें तो x की वैल्यू x1 प्लस ए लैम्डा, जे कैप को कंपेयर करें y इज इक्वल टू y1 प्लस बी लैम्डा, के कैप को कंपेयर करें z इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा। यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन ए, देखिए x माइनस x1 अपॉन ए लैम्डा के बराबर है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी, वो भी लैम्डा ही है, इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, वो भी लैम्डा ही है। अब ये तीनों किसके बराबर हैं? ये तीनों लैम्डा के बराबर हैं, लेकिन आमतौर पर वो लैम्डा लिखा नहीं जाता, बस ऐसे लिख दिया जाता है, और ये कहलाती है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। क्या कहलाती है ये? सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। अब देखो इसमें दो दो इक्वल टू है, तो ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये समझें। वेन एवर, बस जब भी कभी भी, वेन एवर वी सी, जब भी कभी भी ऐसा दिखाई पड़े x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, वेन एवर वी सी, तो पॉइंट ऑन लाइन तुरंत समझ में आना चाहिए। पॉइंट ऑन लाइन क्या है? x1 y1 z1। तुरंत समझ में आना चाहिए वेक्टर पैरेलल टू लाइन ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के। और इतना ही नहीं, मनी मन ऑटोमेटिकली, मनी मन अपने आप इक्वल टू लैम्डा लगा लिया करो, अपने आप लगाओ, तो वहां से पॉइंट ऑन दिस लाइन या जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन
सोचो, लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस ए लैम्डा कॉमा y1 प्लस बी लैम्डा कॉमा z1 प्लस सी लैम्डा। अब लाइन का हर सवाल लाइन पर पॉइंट मान के होता है, तो 3D में हम लाइन पर पॉइंट मानेंगे x1 प्लस लैम्डा कॉमा y1 प्लस बी लैम्डा कॉमा z1 प्लस सी लैम्डा। ये सबसे ज्यादा काम की बात मैंने बताई। कभी भी आपको लाइन दिखे तो ये तीन चीजें आपको तुरंत दिखनी चाहिए, एक पॉइंट ऑन लाइन, वेक्टर पैरेलल टू लाइन और जनरल पॉइंट ऑन लाइन। एक बात और, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 ही होने चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान देना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड शुड बी +1। नहीं है अगर +1 तो उन्हें बनाइए +1, नहीं है अगर +1 तो उन्हें बनाइए +1। ये होती है लाइन इन 3D, जो कि कोई इक्वेशन नहीं है बल्कि एक प्रपोर्शनल रिलेशन है कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी हमेशा बराबर होगा। और लाइन का हर सवाल, अब अपन क्वेश्चन करेंगे, लाइन का हर सवाल लाइन पर पॉइंट मान के होता है। और इसमें आमतौर पर इक्वल टू लैम्डा कभी कोई देगा नहीं, अपन खुद मन ही मन समझ जाते हैं कि हाँ ये पूरा प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। और फिर लैम्डा की मदद से जनरल एक्स कोऑर्डिनेट, जनरल वाई कोऑर्डिनेट और जनरल जेड कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कॉपी करिए। लाइन की कोई इक्वेशन नहीं हो सकती 3D में, और लाइन की इक्वेशन होती भी नहीं है 3D में। ध्यान देना है, लाइन सिर्फ एक प्रोपोर्शनल रिलेशन है। लाइन क्या है? सिर्फ एक प्रोपोर्शनल रिलेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मन में विचार आता है बच्चों के, गुरुजी अगर एक सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है तो फिर एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन भी होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। ध्यान देना, कुछ नया सीखने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। बिल्कुल ध्यान सुनना है। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में लाइन देने के बजाय दो प्लेन्स दे देते हैं, और जिस लाइन की बात चल रही होती है वो होती है उन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इन दिस वी आर गिवन टू प्लेन्स and the line is their line of intersection। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है तो कैसे निकालेंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मान लीजिए दो प्लेन्स गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। दो प्लेन्स गिवन है और इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है। दो प्लेन्स गिवन है और इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है। चलिए कैसे निकालेंगे? अब देखो मेरी बात को सुनो। लाइन की इक्वेशन, ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, और हमको निकालनी है, पता करनी है इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो लाइन ही, और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीजें चाहिए, लाइन के पैरेलल वेक्टर और लाइन पर एक पॉइंट। तो मेरे को इसके पैरेलल एक वेक्टर चाहिए और इस पर एक पॉइंट चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। दो प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है वो किसके पैरेलल होती है? n1 क्रॉस n2। तो मैं बोलूंगा वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज n1 क्रॉस n2। यानी लिखने को i कैप j कैप k कैप a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। लीजिए, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर मिल गया। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे पॉइंट चाहिए। रियल में पॉइंट निकालने की टेक्निक है, रियल में पॉइंट निकालने की ही ट्रिक है।
मैं बताता हूं दिक्कत और दुख क्या है कि वेरिएबल तो 3 है लेकिन इक्वेशन 2 है। तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई या जेड में से किसी भी एक की, एक्स वाई या जेड में से किसी भी एक की कोई भी एक वैल्यू रख दें। जैसे आमतौर पर जेड को 0 रख देते हैं। अब 0 वैल्यू रखना इजी है, काहे को दूसरी वैल्यू रख के कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो। एक्स वाई या जेड में से किसी भी एक को 0 या 1 या 2 कुछ भी रख दो, कुछ भी, डजेंट मैटर। जैसे हमने जेड को 0 रख दिया, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, एक्स को रख दो, वाई को रख दो, जेड को रख दो, पर एक जनरल है कि जेड को लोग 0 रख देते हैं। तो जेड को 0 रखेंगे तो 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, a1x प्लस b1y प्लस d1b 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस d2b 0। अब आपके पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं। अब यहां से सॉल्व एंड गेट x1 कॉमा y1। x1 y1 इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, बस। सो पॉइंट ऑन लाइन, तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट हो जाएगा x1 कॉमा y1 कॉमा 0। ये हो गया पॉइंट ऑन लाइन। लाइन पर पॉइंट पता, लाइन के पैरेलल वेक्टर पता, लाइन की इक्वेशन पता। आओ क्वेश्चन करके देखेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आएगी। कॉपी करिए जो अभी अभी थ्योरी हमने पढ़ी, आइए उस थ्योरी पर बेस्ड एक सवाल भी लगाएं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देखो कितना कैसा आदमी है, लिखता है लाइन और लाइन के आगे लिख दिए हैं 2 प्लेन्स। द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस, लाइन के आगे लिख दिए हैं 2 प्लेन्स। इसका मतलब ये कौन सी अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है। और ये कौन सी लाइन की बात कर रहा है, इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो ये देखिए रिटन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये है अनसिमेट्रिकल फॉर्म। अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन देने के बजाय आपको प्लेन की इक्वेशन दे देते हैं 2-2, और जिस लाइन के बारे में बात चल रही होती है वो लाइन और कुछ नहीं होती है, उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए अच्छा, अब यहां 2 प्लेन्स क्या क्या गिवन है, एक प्लेन गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, और दूसरा प्लेन क्या गिवन है 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर कितना आ जाएगा, वही आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 और 4 1 माइनस 2। ये आ गया आई कैप इंटू -2 -1 -3, है ना, -2 -1 माइनस जे कैप इंटू -2 -4 -6 प्लस के कैप इंटू 1 -4 -3। तो आप इनका रेशियो ले लीजिए -3:6:-3। चाहो तो -3 से डिवाइड कर दो, 1:-2:1। तो 1:-2:1, भाई ये वाला तो नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन तो शर्तिया रिजेक्ट हो जाता है। अब 1:-2:1 2 3 में आ रहा है, तो पॉइंट देखना पड़ेगा। आइए यहां जेड 0 है, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इन दोनों में ही अगर जेड को 0 रख दें तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, और जेड को 0 रख दें तो 4x प्लस वाई इक्वल टू -2। क्लियरली दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 1, बिल्कुल सही। तो इसमें से इसको घटा दें तो 4x x 3x x इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 आ गई एंड y इक्वल टू 2। ए ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि ये लाई कर रहा है। तो पॉइंट ऑन लाइन आपके पास -1, 2, 0। अब ऐसा नहीं कि इसको टिक करके आगे बढ़ गए, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है। हो सकता है 0 0 1 लाई कर रहा हो सकता है -1/2 1/2 लाई कर रहा हो, तो सारा आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा एक सही उत्तर आ चुका है, आगरा। पॉइंट
और स्लोप दोनों मैच कर रही। एक बात और, लाइन के केस में जब भी आप ऐसे करना तो उनका रेशियो जरूर ले लेना, छोटा कर लेना। क्यों? क्योंकि नीचे जब आप ऐसे लिखेंगे पोर्शन में तो वैसे भी कॉमन फैक्टर कट जाएंगे। कॉपी कर लीजिए।